नमस्कार बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद आपकी कक्षाएं वापस शुरू की गई हैं। आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। खैर, अब जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी हमको अपना अध्ययन निरंतर जारी रखना है। उसी क्रम में आज हम वीर रस के कवित्त पढ़ेंगे, जो आपके 5वां पाठ है पद्य भाग का। जो आपके पद्य भाग का 5वां चैप्टर है वीर रस के कवि। राइटर हैं भूषण। कवि भूषण के बारे में हम बात करें तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। वो तो अभी आगे चर्चा हो जाएगी। कवि भूषण का जन्म 1907 में हुआ था और इनका निधन कवि भूषण का जन्म 1613 और इनकी मृत्यु 1715 में हुई। महाकवि भूषण का जन्म 1613 में हुआ था, मृत्यु 1715 में हुई। ठीक है, देखिए रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में रीतिकाल ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल वो काल था जब देश में राजा महाराजाओं का शासन था। रीतिकाल वो काल था, रीतिकाल वो समय था जब देश में राजा महाराजाओं का शासन था। अब आपको मालूम है राजा महाराजाओं के शासन काल में कवि क्या लिखेगा? जो राजा को पसंद होगा, जो महाराज को पसंद होगा वो ही लिखेगा। और उस काल में सबसे ज्यादा लिखा जाता था श्रृंगार। श्रृंगार के बारे में लिखा जाता था। प्रेम की कविताएं, प्रेम की बातें, प्रेम की रचनाएं होती थी। तो रीतिकाल में होने के बावजूद, भूषण रीतिकाल के कवि होने के बावजूद उन्होंने श्रृंगारिकता का सहारा नहीं लिया, श्रृंगार का सहारा नहीं लिया। उस श्रृंगार की सरिता के बीच में से भी कवि भूषण ने वीरता की बात कही। मतलब वीर रस के कवि थे। रीतिकाल में अन्य कवि श्रृंगार के बारे में लिखते थे, लेकिन भूषण श्रृंगार के बारे में नहीं लिखकर उन्होंने वीर रस के दोहे लिखे हैं, कवित्त लिखे हैं, पद लिखे हैं। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले, वीर रस की बात कहने वाले, वीर रस की धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है एक जगह कानपुर। कानपुर अपने आप में चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है।
कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है अपने आप में। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर, उत्तर प्रदेश प्रांत के, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। समझ में आ गई बात। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था बच्चों। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण का मूल नाम जो था वो क्या था? घनश्याम। तथा भूषण इनकी उपाधि। भूषण इनको उपाधि दी गई थी, इनका उपनाम था, इनका सम्मान किया गया था, तब इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। इनका मूल नाम घनश्याम था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रत्नाकर त्रिपाठी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जाति से ब्राह्मण थे। इनका मूल नाम घनश्याम तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इनको छत्रपति शिवाजी, दो राजाओं के दरबार में रहे। भूषण दो राजाओं के दरबार में रहे, एक तो शिवाजी महाराज के दरबार में और एक छत्रसाल। इन दो राजाओं के दरबार में रहे थे, शिवाजी और छत्रसाल। किसे सम्मान प्राप्त हुआ? कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवराज भूषण आपके सिलेबस में शिवराज भूषण ही है, ठीक है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। अभी मैंने बताया आपके इसमें शिवराज भूषण से लिए गए हैं, तो व्याख्या में शिवराज भूषण का नाम ध्यान रखना। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना मिलती है। वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। वीरता की बात कही है इन्होंने और ओज गुण, जोशीली बातें कही है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। भूषण के कितने कवित्व हैं? 5। भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। केवल 5 कवित्व पढ़ने हैं अपने को इस चैप्टर में। पहला जो कवित्व है उसके बारे में बताया, शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। भाई शिवाजी के कवि भूषण, तो उनका वर्णन है, शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं सेना के सहित, तो संसार भर में खलबली मच जाती है। पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। पूरा संसार दुखी और परेशान हो जाता है। कब? जब शिवाजी सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। देख लो, वीर रस की बातें आएंगी। कैसा लग रहा है? धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। धूल उड़ रही है। सेना के जाने से धूल उड़ेगी? भाई कच्चे रास्ते होते थे तो पैदल, हाथी, घोड़े, रथ ये जाते थे तो धूल उड़ती। तो इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी धूल उड़ रही थी, जो सूरज है वो भी तारे की तरह लग रहा है, छोटा सा धूल के कारण। अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया। मतलब इससे सूर्य के छोटे बड़े तारे के जैसे देखने का प्रश्न नहीं है। इसका मतलब है कितनी धूल उड़ रही होगी, कितने सैनिक होंगे, कितनी विशाल सेना होगी, जिसके चलने से, आगे बढ़ने से इतनी धूल उड़ रही थी कि जो सूरज है वो भी तारे की तरह छोटा सा प्रतीत हो रहा था। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। जैसे थाली होती है ना, घरों में खाना खाते हैं, तो सूरज कैसा लग रहा है? थाली में रखे पारे की तरह। जैसे थाली बड़ी होती है, पारा छोटा सा एक पॉइंट सा होता है और वो इधर उधर हिलता है। जैसे थाली का बैलेंस करते हैं, ढलान होता है, उधर ही लुढ़क जाता है, वैसे ही सूरज ऐसे हिल रहा था। औरंगजेब के दरबार में समुचित, दूसरा है, औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर
औरंगजेब ने क्या किया बच्चों, समझौते के लिए शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया दिल्ली कि भाई अपन समझौता करेंगे, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब के 36 का आंकड़ा चलता था। तो औरंगजेब ने देखा कि भाई रोज रोज युद्ध ठीक नहीं, शिवाजी भी युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि राजा युद्ध तो कर लेते हैं, मरते सैनिक हैं, सैनिकों के परिवार तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो औरंगजेब के आमंत्रण पर, निमंत्रण पर शिवाजी दिल्ली गए और वहाँ पर दरबार में शिवाजी का उचित सम्मान नहीं हुआ, जो एक राजा का सा होना चाहिए था एक अच्छा, वो सम्मान नहीं हुआ। तो औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी क्रोध से उबलने लगे, क्रोध आ गया और उनका क्रोध के कारण लाल मुख हो गए। रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला हो गया भय के कारण, और सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। औरंगजेब का मुख तो काला हो गया और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया डर से। तीसरा है शेषनाग विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शेषनाग का दायित्व क्या है, पृथ्वी के भार को वहन करना। भगवान का दायित्व है जो जीव हैं धरती पर उनका पालन पोषण करना, और यमराज का काम है मारना। तो ये तीनों शेषनाग, विधाता भगवान ब्रह्मा और यमराज, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं और इन तीनों के काम को अकेले शिवाजी करते हैं पूरा। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है, शत्रुओं पर ऐसा अधिकार है, ऐसा भय है, ऐसा डर है शिवाजी का शत्रुओं पर, जैसे इंद्र का जंबासुर पर, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा जंबासुर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृगों के समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, वह श्री कृष्ण का कंस पर है। जैसा आतंक है वैसा ही आतंक, वैसा ही अधिकार शिवाजी का मुगलों के वंश पर है, मुगल वंश पर है। इसी प्रकार कभी शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कभी मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। जैसे धरती पर जहां जहां तक धरती है, 9 खंडों वाली धरती, इसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, या तो सूरज का है, सूरज के बाद शिवाजी का प्रभाव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम ये मुख्य पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा कल या आज मैं आपके जो सिलेबस में कुछ चैप्टर कम किए हैं, जब अपन दीपावली से पहले क्लास चल रही थी आपकी, उस समय केवल ग्रामर का डिसीजन हुआ था कि ग्रामर के कुछ टॉपिक कम किए हैं, लेकिन उसके बाद आ गया कि आपके बुक के चैप्टर भी कम किए हैं। तो वो चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, वो हमको नहीं पढ़ने। ठीक है, धन्यवाद।